सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आईएएस परीक्षा की तैयारी में आज हम लोग एक महत्वपूर्ण लेक्चर देखेंगे और अपने इस लेक्चर के तहत आज मैं उन समस्त रणनीतियों को आपको बताऊंगा जो आईएएस के प्रारंभिक परीक्षा को पास करने के लिए अनिवार्य है। आईएएस के परीक्षा का बिगुल आयोग की ओर से बजा दिया गया है। युद्ध की भेरी बज चुकी है और इस भेरी घोष के अंतर्गत आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए ताकि आप युद्ध पर विजय प्राप्त कर सके, इस पूरी रणनीति के बारे में आज अपने इस लेक्चर के तहत मैं पूरा विस्तार से डिस्कशन करूंगा। आईएएस की परीक्षा में अब लगभग 100 दिन रह गए हैं। इस 100 दिन की रणनीति क्या हो और इस 100 दिन की रणनीति में हम कैसे तैयारी करें कि हमें हर हाल में सफलता मिले, इस विषय पर अपने अनुभवों के तहत मैं पूर्ण प्रकाश डालूंगा। मैं उन समस्त अनुभवों को, उन समस्त एहसासों को, उन समस्त तरीकों को, उन समस्त रणनीतियों को, उन समस्त भावों को बताने का प्रयत्न करूंगा जो प्रत्येक विद्यार्थी महसूस करता है और उन पर पार पाकर या उन रणनीतियों को आधार बनाकर सफलता प्राप्त करता। आईएएस की परीक्षा कोई असंभव परीक्षा नहीं है। हर साल सैकड़ों विद्यार्थी आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा में पास होते हैं, हजारों विद्यार्थी पास होते हैं, मेंस की परीक्षा देते हैं और इंटरव्यू करके सफलता प्राप्त करते हैं। असंभव नहीं है, तैयारी कठिन भी नहीं है, लेकिन तैयारी परिश्रम की मांग तो करता ही करता है। और सिविल सेवा की परीक्षा में परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। यदि आपको कोई यह बताता हो कि परिश्रम का विकल्प है और बहुत आसानी से मैं आपको कुछ शॉर्टकट बता दे रहा हूं और आप पास हो जाएंगे, तो बिल्कुल नहीं। सिविल सेवा की परीक्षा में किसी भी प्रकार का कोई शॉर्टकट मौजूद नहीं है, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। आज हम लोग अपने इस प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति के तहत उस प्रत्येक विद्यार्थी के लिए इस रणनीति में हम आज डिस्कशन करेंगे जो आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा में बैठ रहा है। लेकिन विद्यार्थियों की कई श्रेणियां होती हैं, कई कैटेगरीज होती हैं और निश्चित ही हर विद्यार्थी पर रणनीतियों का प्रभाव अलग अलग पड़ता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रत्येक विद्यार्थी अपनी क्षमता के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने शक्ति के अनुसार, अपने एबिलिटी के अनुसार रणनीतियों का प्रयोग करता है। लेकिन यदि रणनीतियां कारगर हैं, यदि रणनीतियां सही हैं, तो हर विद्यार्थी पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। और आज अपने इस लेक्चर के तहत मैं उन्हीं सारी रणनीतियों को आपके समक्ष बखान करूंगा जो आईएएस की परीक्षा में हर हाल में आपको सफलता दिलाएंगी। मेरा ये कुछ देर का लेक्चर आपके लिए आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा में, चाहे वो किसी वर्ष का हो, वरदान साबित होगा। अपने 20 वर्ष के अनुभवों के दौरान आज मैंने इस लेक्चर को देने का एक बीड़ा उठाया है और इसके तहत मैं पूरी कोशिश करूंगा कि प्रत्येक विद्यार्थी जो आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा में बैठ रहा है, चिंतित है, समझ नहीं पा रहा है, कैसे पढ़े, क्या पढ़े, कहां से पढ़े, क्या छोड़े, कितनी देर पढ़े, किसको पहले पढ़े, किसको बाद में पढ़े, इस सभी पसोपेश से, इस सभी दुविधा से आज मेरा यह लेक्चर उसको निकालेगा और निश्चित ही वह परीक्षा में हर हाल में सफल होगा, क्योंकि परीक्षा असंभव नहीं है, संभव है। और हर साल हजारों विद्यार्थी उसको संभव करके दिखाते हैं। आवश्यकता मात्र अपने समस्त शक्ति को केंद्रित करके एक जगह लगाने की है। और आज मैं अपने इन सूत्रों के तहत, अपने इन बिंदुओं के तहत
अपने इस लेक्चर में इन सारी चीजों को आपको बताऊंगा। आइए प्रारंभ करते हैं आईएएस प्रारंभिक परीक्षा एक सफल रणनीति। सबसे पहले तो आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति में सबसे पहले आपको 100 दिन शेष रह गए हैं और सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति, चाहे कुछ देखिए, जो भी परीक्षा आपको निकालना है उसकी सबसे पहली रणनीति होती है परीक्षा पर केंद्रित होना, यानी अपने सारे शक्तियों को उसी परीक्षा पर केंद्रित कर देना, यह पहली रणनीति होती है। तो अगर आपको आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा निकालना है और 100 दिन शेष रह गए हैं या कुछ दिन शेष रह गए हैं, तो सबसे पहले आपको उस परीक्षा पर केंद्रित होना पड़ेगा। अब केंद्रित होने का मतलब क्या हुआ? केंद्रित होने का मतलब आपको क्या हुआ, मतलब क्या हम मेंस की परीक्षा छोड़ देंगे, या क्या हम बाहर आना जाना घूमना टहलना फिरना छोड़ देंगे, क्या हम दोस्तों से मिलना छोड़ देंगे, क्या हम शादी पार्टी विवाह इत्यादि में आयोजनों में भाग लेना छोड़ देंगे, क्या हम अब आराम करना छोड़ देंगे, क्या हमें अब आलस को त्याग देना पड़ेगा? जितनी भी चीजों का मैं नाम ले रहा हूं, वास्तव में समस्त कार्यों को करना पड़ेगा। परीक्षा केंद्रित तो होने का मतलब ही यही होता है कि दिन रात सुबह शाम उठते बैठते सोते हर हाल में आपको अपना समस्त ऊर्जा उसी परीक्षा को सफल बनाने में, उसी परीक्षा पर विजय प्राप्त करने में ही लगा देना है। कंसंट्रेशन का आपको एक सुंदर एग्जाम्पल बताता हूं कि जब शेर शिकार करता है तो सैकड़ों हिरन वहां होते हैं, लेकिन आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि वह केवल एक हिरन को टारगेट बनाता है, और भले ही सारे हिरन उसके सामने एक से एक रहते हैं, लेकिन वो केवल एक हिरन को टारगेट बनाता है और उसी पे झपटता है और उसी का शिकार करता है। यानी भले ही बहुत सारे तरीके हों, बहुत ही लक्ष्य हों, या बहुत सारे आपके समक्ष आकर्षण मौजूद हों, चाहे वो किसी भी प्रकार के आकर्षण हो, लेकिन उन समस्त आकर्षणों से हटकर आपको पूर्ण रूप से परीक्षा केंद्रित होना होगा। यानी आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा में 100 दिन के अंदर सफल होने की जो पहला सूत्र है, जो पहली रणनीति है, वो है परीक्षा केंद्रित होना। अपने इस परीक्षा केंद्रित होने के दौरान आपको चाहे शादी विवाह पार्टी हो उसको त्यागना पड़ेगा, चाहे दोस्त हित मित्र हो इनसे रोज परिचर्चा करना, रोज मिलना बैठना, फालतू के समय गुजारना, इसको त्यागना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे कोई भी कार्य जो आपके कीमती समय को बर्बाद करते हो, उन समस्त कार्यों को हर हाल में त्यागना पड़ेगा और पूरे शक्ति के साथ त्यागना पड़ेगा। आपको अपने विरुद्ध भी सख्त होना पड़ेगा, आपको अपने विरुद्ध जरा सा भी ढीलाई नहीं देना है। जैसे आप किसी अन्य के प्रति सख्त होते हैं, यहां शक्ति अपने विरुद्ध दिखाना है। यानी आपको पूर्ण रूप से परीक्षा केंद्रित होने के लिए उन समस्त कार्यों को छोड़ना है, उन समस्त कार्यों को तिलांजलि देना है, गिव अप करना है, जो कार्य आपके कीमती समय को बर्बाद करते हो। यदि आप ऐसा करेंगे तभी उसको परीक्षा केंद्रित माना जाएगा। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए, अगर घर में कोई आवश्यक काम आ जाए, अति आवश्यक काम आ जाए, उसको ब्रेक नहीं माना जाता है। ये हमेशा याद रखिएगा, वो आपके एग्जामिनेशन के परिश्रम में जुड़ता है। अगर आपसे कोई यह कहता है कि फला संकट आ गया घर पे, आपने कुछ दिन वहां गुजार दिया, आप घर के सदस्य निश्चित आप करेंगे। मैं वो ब्रेक नहीं बोल रहा हूं आपको, मैं उसके लिए आपको नहीं कह रहा हूं कि वो छोड़ देना है, मैं उसके लिए कह रहा हूं अनिवार्य कार्य तो हर व्यक्ति करेगा। अब मान लीजिए किसी का जो काम है, बिना काम किए उसका जीविका नहीं चला, तो वो करेगा ही, वो ब्रेक नहीं है, वो उसके परिश्रम में जुड़ रहा है। अगर कोई डेली बेसिस जिंदगी जी रहा है, अगर कोई हैंड टू माउथ है,
आकाशवृत्ति ही उसके जीवन का आधार है, तो वो रोज कार्य करेगा, वो ब्रेक नहीं माना जाएगा। ब्रेक किसको माना जाता है? जब आप आलस्यवश काम नहीं करते हैं, जब आप लापरवाही वश काम नहीं करते हैं, जब आप जानबूझकर कोई काम नहीं करते, उसको ब्रेक माना जाता है, और वह आपके परीक्षा के प्रति केंद्रित होने में बाधा है। जरूरत का काम, आकस्मिक कार्य आपका ब्रेक नहीं है, वो आपके एग्जामिनेशन के परिश्रम में जुड़ेगा, इसलिए आप कभी उसको ब्रेक नहीं मानेंगे। तो परीक्षा केंद्रित होने के लिए चारों ओर से दिमाग हटाकर इस समय पूर्ण रूप से आपका केवल और केवल एक लक्ष्य होना चाहिए, आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा को हर हाल में पास करना। आई विल डू इट, ये नहीं कहना है, मैं करूंगा ये नहीं कहना, मैं कर ही रहूंगा, यह कहना है करके ही रहूंगा, हर हाल में करके रहूंगा। पहला शर्त है परीक्षा के प्रति केंद्रित होना। अब दूसरा शर्त क्या है? देखिए, ये सारी रणनीतियां निश्चित ही, देखिए विद्यार्थियों की कई कैटेगरी है। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल शो के लिए एग्जामिनेशन हाल में आते हैं, आप जान ही रहे हैं, बताने की जरूरत तो नहीं है। फिलहाल हमारे किसी भी रणनीति के तहत ऐसे बच्चे जो केवल शो के लिए आईएएस की परीक्षा देने आ रहे हैं, वो किसी रणनीति में फिट नहीं बैठते। हमारी रणनीति का आधार केवल वे बच्चे हैं जो वास्तव में सही तैयारी के प्रति सीरियस हैं, आईएएस बनने के प्रति सीरियस हैं। लेकिन उसमें भी चार कैटेगरी के बच्चे हैं। पहले जो बिल्कुल नए हैं, सीरियस तो है लेकिन बिल्कुल नए हैं, अभी उनको बहुत सिलेबस के बारे में मालूम नहीं है, बहुत ज्यादा उन्होंने पढ़ा नहीं है, वो भी बच्चे हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ लिया है, ठीक है, अच्छे से तैयारी कर लिया है, ठीक है ना, उनके लिए भी ये रणनीतियां हैं। कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी तैयारी पूर्ण रूप से गंभीर हो चुकी है, मतलब वो एक स्तरीय अध्ययन तक पहुंच चुके हैं, ठीक है, उनके लिए भी ये रणनीति है। कुछ अभ्यर्थी हैं जो कई बार परीक्षा दे चुके हैं, या तो उनकी परीक्षा हर साल निकल रहा है, और या तो कई सालों से वो प्रयास कर रहे हैं, नहीं निकल रहा, उनके लिए भी ये रणनीति है। तो चाहे वो बिल्कुल नया विद्यार्थी हो, चाहे एक साल पुराना विद्यार्थी हो, चाहे पूर्ण रूप से गंभीरता के स्तर तक पहुंच गया हो, उसकी गहन तैयारी हो, ऐसा विद्यार्थी हो, और चाहे बहुत पुराना विद्यार्थी जो बार बार परीक्षा दे रहा हो, सफल हो रहा हो या नहीं सफल हो रहा, इन चारों विद्यार्थियों के लिए मेरी रणनीति आज निश्चित ही वरदान साबित होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको परीक्षा केंद्रित होना पड़ेगा, और मैं आपको बताऊं, जिस दिन आप कंसंट्रेट हो जाएंगे पूर्ण रूप से, आपकी शक्ति कई गुना हो जाएगी, आपके अंदर कई गुना ताकत आ जाएगा। और आपको मैं बताऊं, एक दिन भी कई दिन के बराबर होगा। एक दिन भी अगर आप कंसंट्रेट होकर पढ़ेंगे ना, कई दिन के बराबर होगा। आप इसको अनुमान लगाइएगा और कमेंट के माध्यम से ये बताइएगा कि ऐसा नहीं, लेकिन कड़ाई से पालन करना पड़ेगा। जितने भी रणनीतियों को मैं यहां बताऊंगा, सख्ती से पालन करना पड़ेगा, उसके प्रति बिल्कुल सैनिक शासन के तहत आपको चलना पड़ेगा। एक कर्मयोगी की भांति अनुशासन का कड़ाई से पालन होगा। कर्मयोगी की भांति जब अनुशासन का आप कड़ाई से पालन करेंगे, तो आप देखेंगे आश्चर्यजनक परिणाम दिखेगा, आश्चर्यजनक परिणाम मिलेगा। ये गलत नहीं है, ये 100% सही है, ठीक है ना। ये कोई आदर्श वाक्य नहीं है, ये कोई मात्र आकर्षक शब्द नहीं है, ये वास्तविक शब्द हैं। एक एक शब्द जो है आपके जीवन के निर्माण के लिए परम आवश्यक है। तो सबसे पहले आप परीक्षा केंद्रित हो जाइए। दूसरा, सबसे पहले आपको अब देखना है कि प्रश्नों का प्रवृत्ति क्या है, क्योंकि आप कंसंट्रेट हो गए। अब आपको प्रारंभिक परीक्षा के अलावा कहीं ध्यान नहीं देना, फालतू के कार्य कहीं कुछ नहीं करने हैं। आवश्यक कार्य तो कोई बात नहीं, वो ब्रेक नहीं है, लेकिन अनावश्यक कार्य की ओर आपका ध्यान अब बिल्कुल नहीं जाएगा, यानी आप कंसंट्रेट हो गए। दूसरा, अब आपको सबसे पहले परीक्षा के प्रश्नों की प्रवृत्ति जानना बहुत जरूरी है।
ठीक आप जान गए होंगे, इसके पहले भी आप कर लिए होंगे। मैंने चारों कैटेगरी के विद्यार्थियों के बारे में बता दिया, सबके लिए मेरी रणनीति है। लेकिन अब उन रणनीतियों का दोहराव भी आवश्यक है। जो पढ़ लिए हैं, जो बार बार पढ़, उनको फिर एक बार आना पड़ेगा इस मंच पर, इन्हीं रणनीतियों को क्रम से अपनाना पड़ेगा। तो उसको परीक्षा के प्रश्नों की प्रवृत्ति देखनी पड़ेगी। अच्छा, संघ लोक सेवा आयोग में यह भी कथा प्रचलित है, कथा आईएएस की परीक्षा में प्रश्नों का दोहराव नहीं होता, यह बहुत प्रचलित है। आप ध्यान से प्रश्नों को जाके देखिएगा, हर साल के प्रश्नों को, आपको दिख जाएगा कि प्रश्नों की प्रवृत्ति कई जगह समान है। इस पर मैं विश्लेषण भी लाऊंगा। अगला एक लेक्चर मेरा पूरा आईएएस के परीक्षा के प्रश्नों का प्रवृत्ति पर एक विश्लेषण का प्रारंभिक परीक्षा में आपको दिखाऊंगा। आज मेरा ध्यान उस ओर नहीं है, लेकिन अगर आप परीक्षा के प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे हर साल के, तो आपको कुछ न कुछ दोहराव की प्रवृत्ति अवश्य दिख जाएगी। या कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां से आयोग के प्रश्न आते हैं अक्सर, तो आपको प्रश्नों की प्रवृत्ति को देखना पड़ेगा, प्रश्नों को समझना पड़ेगा, प्रश्न कैसे आ रहे हैं उनको समझना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा, उनको बिल्कुल गहराई से समझना पड़ेगा। गहराई से समझने का क्या मतलब है? गहराई से समझने का मतलब यह है कि आपको प्रश्नों का स्तर भी पूरा समझ में आना चाहिए क्या है। अब आप पीसीएस का प्रश्न उठा लीजिए, आईएएस का प्रश्न उठा लीजिए, आपको लेवल में अंतर दिख जाएगा। तो इस लेवल को भी तो आप समझ लीजिए। अगस्त 1947 को भारतीय संविधान सभा के समक्ष संविधान का प्रारूप बनाकर किसने पेश किया था? ज्यादातर लड़के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लगा दिए। आईएएस की परीक्षा का प्रश्न है, ज्यादातर लड़के क्या लगा दिए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन अगस्त 1947 को संविधान सभा के समक्ष पहली बार अगर संविधान के प्रारूप को किसी ने प्रस्तुत किया तो वो थे बीएन राव, बेनेगल नरसिंह राव, जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अब जो लड़के कॉन्सेप्ट से स्तर से नहीं पढ़े थे तो सब तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लगा दिए। सब जानते ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो जाहिर सी बात वो बना लिए होंगे। तो ऐसे प्रश्नों को आपको प्रवृत्ति को समझना पड़ेगा कि प्रश्न की गंभीरता क्या है। और आप देखेंगे कि जब आप प्रश्नों को बहुत ध्यान से समझेंगे, आईएएस के 8-10 साल के प्रश्न उठा लीजिए और गंभीरता से आप प्रश्नों को हल कर लीजिए, देख लीजिए ध्यान से। हल तो आपको करना है, टेस्ट पेपर भी मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन सबसे पहले आप इसको गंभीरता से देखिए और आप प्रश्नों के प्रवृत्ति को जानने का प्रयत्न करिए कि वास्तव में किस प्रकार के प्रश्न पूछना, यह प्रवृत्ति आप जरूर जानिए। जब आप प्रश्नों की प्रवृत्ति को जानने का प्रयत्न करेंगे तो निश्चित आप देखेंगे बहुत सारे दोहराव के प्रवृत्ति भी दिख जाएंगे। देखिए, कोई किसी से कहने पे मत जाइए आप कि बिल्कुल नहीं दोहराता है। आप खुद रिसर्च करिए, आप रिसर्च करके ये खुद बताइए, सोचिए और कुछ संबंध पिछले अगले वर्ष का आप ढूंढने का प्रयत्न करिए। वहीं तो आपको दिमाग लगाना है, वहीं आपको दिमाग लगाना है। एक सामान्य और असामान्य विद्यार्थी में यही अंतर हो जाता है। यह प्रवृत्ति आपको अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। कोई आपको सिखाएगा नहीं, मैं आपको बस उन बिंदुओं पर आपका ध्यान केंद्रित कर रहा हूं, लेकिन यह आपको करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, प्रवृत्ति को अंदर तक देखना पड़ेगा। तो दूसरा जो हम लोग जान गए वो क्या जान गए कि हम लोग को 8 से 10 वर्ष के प्रश्नों को देखना है, उसकी प्रवृत्ति समझना है, कहां से प्रश्न आते हैं, कहां से उसके क्षेत्र हैं। जो लड़के नए हैं उनको भी देखना है, जो कुछ स्तर तक पहुंचे उनको भी देखना है, जो गंभीर स्तर तक पहुंच गए उनको भी देखना है, जो बार बार एग्जाम दे रहे हैं, सफल हो रहे हैं या असफल हो रहे हैं, उनको भी देखना है। यानी ये कार्य हर परीक्षार्थी को करना है। जब आप एक निश्चित रणनीति का प्रयोग कर रहे हैं तो हर व्यक्ति उस रणनीति पर चलेगा। और मैं कोई बहुत विशेष रणनीति नहीं बता रहा हूं, ये वे रणनीतियां बता रहा हूं जो हर सामान्य अभ्यर्थी अपने जीवन में उतार सकता है और उतार कर निश्चित सफल हो सकता है। ये उतनी ताकत है। मैं कोई स्पेशल फीचर नहीं बता रहा हूं, यहां पे कोई स्पेशल रणनीति नहीं बता रहा हूं।
वही रणनीति बना रहा हूं जो सबको करना चाहिए। तो दूसरा हो गया कि आप पूर्वावलोकन कर लीजिए, प्रश्न पत्र उठाइए और देखिए, समझने का आप देखिएगा कुछ ही घंटे में आपको बहुत चीजें दिखेंगी। जो आप बार बार पढ़े थे नहीं दिख रहा था वो दिखना प्रारंभ हो जाए। ये अनुभव देखिए, ये चीजें जो बता रहा है ये किताबी विषय नहीं, अनुभव का विषय मैं बता रहा हूं, अपने अनुभव से 20 साल के अनुभव से बता रहा हूं। तमाम मेंस परीक्षा मैंने दी है, ठीक है ना। तो आप उसको देखेंगे। आईएएस की 30 मेंस परीक्षा मैंने दी हैं और तीनों में आपको जो अनुभव मेरा और प्रारंभ पीसीएस के तो बहुत सारे परीक्षा दिए, सबको लेके अनुभव जो है 20 वर्षों का, वो सारे अनुभव से मैं यहां बताने पतना हूं। कहीं भी मैं किताबी नहीं या कहीं से अध्ययन करके, ये जो अनुभव मैंने किया बिल्कुल उसी को मैं यहां बताने का प्रयत्न आपके समक्ष कर रहा हूं। और मुझे विश्वास है कि आप इससे सफल जरूर होंगे, क्योंकि इन्हीं रणनीतियों को लेकर मैं भी हुआ था और आप भी होंगे। तीसरा है कि आपको अब टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। अभी तक पढ़ाई आप जब चाह रहे थे, जैसे चाह रहे थे, जिस समय चाह रहे थे कर रहे थे, लेकिन अब समय कम रह गया है और इस समय का सबसे बढ़िया से उपयोग आप कब कर सकते हैं? टाइम टेबल से। एक ऐसा व्यक्ति जिसका टाइम टेबल न बना हो या जो टाइम टेबल के तहत कार्य न करता हो, उसका बहुत सारा समय बेकार चल जाता है। वो समझ ही नहीं पाता कब कब पढ़े, कब देखे, कब ये पढ़े, कब वो पढ़े, वो समझ ही नहीं पाता है। वो अपने हो सकता है बहुत सारे लोगों को मेरी बातें अटपटी भी लगे या अच्छी भी ना लगे, लेकिन हमें यहां वो नहीं बोलना जो आपको अच्छा लगे, यहां वो बोलना है जो आपके लिए अच्छा हो। सुंदर सुंदर बातें हम बोल दें और आपके लिए वो जहर साबित हो जाए, ऐसा व्यक्ति नहीं हूं। कुछ बातें आपको कड़वी लगें, लेकिन मत भूलिए जो दवा सबसे ज्यादा कड़वी होती है वही सबसे सफल इलाज करती है। इसलिए केवल मीठा बोलना और मीठा सुनने की इच्छा रखना जीवन में सफलता का आधार नहीं बनता है, ठीक है ना। होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। यानी आप हमेशा अच्छे के बारे में सोचिए और बुरे से बुरे परिस्थिति के लिए हमेशा तैयार रहिए। अच्छा सोचिए, बेस्ट, लेकिन बुरे से बुरी परिस्थिति को सहन करने के लिए भी हमेशा तैयार है कि यही सफलता का सबसे बड़ा आधार बनता है। आप बिल्कुल लगिए और इस टाइम टेबल अब आप बनाइए। कब क्या पढ़ना है, किस चीज से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये पूरा टाइम टेबल बनना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश। अगर आज आप हैं तो कल का टाइम टेबल आपका तैयार रहना चाहिए, बिल्कुल उस समय वो चलना चाहिए। ठीक है, ये परेशानी होगा बहुत दिन, ऐसा नहीं है कि आप कल ही से 100% टाइम टेबल का प्रयोग कर लेंगे, ऐसा नहीं है। मैं यहां उन चीजों को नहीं बता रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं कि अगर आपने टाइम टेबल बनाया तो कल आप बिल्कुल 100% चल देंगे, लेकिन आप प्रयास तो करिए। एक दिन नहीं होगा, 2 दिन, 3 दिन, चौथे दिन तो आप पकड़ लेंगे, 5वें दिन तो आप पकड़ ही लेंगे अपना टाइम टेबल। और जिस दिन आप टाइम टेबल को अपने पकड़ लेंगे, बिल्कुल आप लिख दीजिए अपने टाइम, जहां पढ़ रहे हैं उसके सामने आप लिख दीजिए टाइम टेबल कि इतने घंटे ये पढ़ना है, इतने देर ये पढ़ना है, इस किताब से पढ़ना है, आज इतना पढ़ लेना है। और इस पशुपेश में बच्चे बहुत फंसे रहते हैं कि अब समय कम रह गया है, तैयारी को हर हाल में धारदार बनाना है, कारगर बनाना है, तो कैसे पढ़ा जाए? घंटे के अनुसार से पढ़ा जाए कि कोर्स या सिलेबस बांट कर पढ़ा जाए? देखिए, सबसे बढ़िया जो पढ़ाई मानी जाती है वो सिलेबस बांट कर या कोर्स बांट कर पढ़ाई मानी जाती है। अगर आपने तय किया कि आज हमको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लेना है तो आज पढ़ लेना है, चाहे वो 2 घंटा में हो, चाहे 4 घंटा में हो, चाहे 8, चाहे 10 घंटा, और चाहे 14 घंटा में पढ़ लेना है आज। तो आपके पास जितना समय है उसके अनुसार से आपको बांटना है कि आज हमें कितना। ये नहीं पता, ऐसा नहीं कि आप इतना कम टारगेट रख रहे हैं तो पता चला एग्जाम के दिन तक पूरा ही नहीं हो पाया।
ये अनुमान आपको लगाना है। कोई आपके बगल में बैठकर ये नहीं लगाएगा अनुमान, ये आप लगाएंगे कि कितना हम रोज पढ़ लें हिस्ट्री का कि हमारा 15 दिन में हिस्ट्री तैयार हो जाए। क्योंकि आपको 100 दिन को सारे विषय में बांटना है ना। 100 दिन जो आपके पास बच रहे हैं या जितने दिन भी आपके पास बचे उनको हर विषय पर देना है। और एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, पूरे सिलेबस को थारोली अध्ययन करना है, ठीक है ना। तो टाइम टेबल ऐसा बने कि सब चीज आ जाए उसमें, और उतने एग्जाम के पहले तक और लगभग 10 से 15 दिन पहले तक ये पूरा होना चाहिए। एक दिन पहले तक नहीं पूरा हो। जो भी चीजें टाइम टेबल है, जो भी चीजें आपको पढ़ना है वो 10 से 15 दिन के पहले आपको कंप्लीट करना है। ये जो मैं आपको बता रहा हूं आप बिल्कुल कंठस्थ कर लें, अपने मन में बिल्कुल इसको बैठा लीजिए, क्योंकि हमें रिवीजन भी तो करना है। और वो एक बार नहीं पढ़ना, 2 बार पढ़ना है, ये भी नहीं। यानी एग्जामिनेशन के समय तक मेरा 3 बार सिलेबस कवर होना चाहिए, 3 बार पूरा होना चाहिए। अब कैसे पूरा होगा ये आप जानेंगे, उसके लिए मैं पूरी रणनीति बताने जा रहा हूं आपको, लेकिन आप कर लेंगे। लड़के करते ही हैं जो सिलेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं कि जो चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं, जो समस्याएं आपके सामने आ रहे हैं, आप सिविल सेवा के पहले परीक्षार्थी नहीं केवल आपके सामने आ रहे हैं, हजारों परीक्षार्थी इन्हीं समस्याओं पर पार पाके बाहर हो गए, निकल गए, आईएएस बन गए। तो उन सभी ने इन्हीं समस्याओं का सामना किया है, और इन्हीं समस्याओं पर जब उन्होंने विजय प्राप्त किया तो आज सफल हो गए। अरे सिविल सेवा की परीक्षा जो है वो आपके सहन शक्ति, आपके धैर्य, आपके परिश्रम, आपके आत्मबल, आपके आत्मविश्वास का परीक्षण ही तो है। ये परीक्षण केवल तथ्यों का नहीं है, ये परीक्षण आपके क्षमता का है, आपकी योग्यता का है, आपके धैर्य का है, आपके आत्मबल का है। ये छोटे छोटे शब्द लगते हैं, लेकिन ये दुनिया बदल सकते हैं। ये छोटे छोटे शब्द लग रहे हैं देखने में, आत्मबल, धैर्य, आत्मविश्वास। अच्छा आप देख लीजिए, जितने भी लोगों ने पर इतिहास रचा है उन लोगों में ये क्या शब्द नहीं थे क्या उनके मन में? लेकिन आप एक चीज देखेंगे कि उनके पास धन नहीं थे, उनके पास परिस्थितियां नहीं थी, उनके पास समस्याओं का अंबार था, लेकिन इन्हीं छोटे छोटे शब्दों पर सवारी करके, इन्हीं छोटे छोटे शब्दों को उन्होंने अपना पतवार बनाया और जीवन संग्राम की जो नैया है उसको खेते हुए भवसागर पार कर गए। अब देखिए, इस तमाम एग्जाम्पल पड़े हो। आजकल तो नेट का जमाना है, आपको पहले तो खोजना पड़ता, तो खोजना ही नहीं, आप बस क्लिक करिए और इतिहास पढ़ लीजिए उनके। तो सबसे पहले आपको टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल को आप कोर्स के हिसाब से बांटिए कि आज इतना पढ़ लेना है, आज इतना इतिहास का पढ़ लेना है, आज इतना भूगोल का पढ़ लेना है, आज इतना पॉलिटी का पढ़ लेना है, आज इतना साइंस का पढ़ लेना है। ये बना लीजिए, ठीक है। ये आपकी रणनीति तय होनी चाहिए। अब आइए कि हमारा टाइम टेबल बन गया, हम परीक्षा केंद्रित हो गए, हमारा समय निर्धारित हो गया। अब पढ़ाई, सिलेबस कितना पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। सिविल सेवा की परीक्षा में एक बात बहुत प्रचलित है, मैंने देखा है। अब पता नहीं वो बात आकर्षक है कि अनुभव पर आधारित है कि बहुत सारे टॉपर्स ने कह दिया इस पर आधारित है, कि सिविल सेवा में क्या पढ़ना चाहिए इससे ज्यादा जरूरी है क्या नहीं पढ़ना चाहिए जानना, ये जानना जरूरी है। अरे भाई, जो सिलेबस में है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, सिलेबस से बाहर नहीं पढ़ना है, सीधा साधा बात। लेकिन सिलेबस में जो है वो पढ़ना है, उसमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये तो आप किसी से मत सुनिए। अगर आपको कोई कहता है कि सिलेबस में भी कुछ ऐसे बिंदु है जिसको छोड़ सकते हैं, तो निश्चित ही ये घातक होगा। घातक ही नहीं बल्कि ये आत्मघाती होगा।
आत्मघाती का मतलब होगा कि ये आप खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। सिलेबस में जो भी है एक एक बिंदु आप पे तैयार होना चाहिए। हाँ, ये अलग हो सकता है कि आप एक कुछ बिंदुओं पर बहुत ज्यादा गहराई से देख पाए, कुछ बिंदु आप गहराई से देख, ये हो सकता है और प्रारंभिक परीक्षा में ये चल भी सकता है। लेकिन ये कि आप कुछ बात छोड़ दीजिए, जैसे हिस्ट्री के लिए कहावत है, प्रचलित है, बहुत बड़ा कहावत प्रचलित है कि केवल मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न आते हैं। कुछ जगह तो मैंने देख लिया कि 90% केवल मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न आते हैं। अच्छा, मान लीजिए 2-4-10 साल से प्रवृत्ति चली रही है, क्या गारंटी है कि अगले साल ये निश्चित है? क्या आयोग ने ये निकाल दिया है क्या किसी को, या आयोग ने उसमें पारित कर दिया गजट में कि मैं केवल मॉडर्न हिस्ट्री पूछूंगा? आयोग ने ऐसा कहा है क्या आपसे? किसी का कहना मत सुनिए, आप अपना बताइए कि आयोग ने भारत के गजट में यह निकाल दिया कि मैं केवल मॉडर्न हिस्ट्री पूछूंगा। पता चला कि कोई एग्जामिनर पेपर बनाया, उसका एंशिएंट हिस्ट्री से प्रेम है, तो उठा के पूरा एंशिएंट हिस्ट्री पूछ देगा। तब वो शिक्षक कहां जाएंगे जो ये कह रहे हैं केवल मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़िए? ये बिल्कुल मेरे अनुसार से बिल्कुल गलत रणनीति है। आपके सिलेबस में जो है उसको पूरा पढ़ना है। ये अलग की बात है कि मान लीजिए आपका इंटरेस्ट मॉडर्न हिस्ट्री में ज्यादा, आप पढ़ लीजिए, लेकिन ये क्या मतलब कि एंशिएंट कुछ नहीं तो मेडिवल हिस्ट्री पढ़िए ही नहीं, प्रश्न ही नहीं आते हैं। ये मेरे अनुसार से कोई शिक्षक सिलेबस में वर्णित किसी चीज को छोड़ने के लिए कहे, ये कहीं से उचित नहीं। तो मेरा आपको यह सलाह है कि आपके सिलेबस में जो है, अगर आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो पूरा इतिहास पढ़िए और विधिवत पढ़िए, चाहे वो एंशिएंट हो, चाहे वो मेडिवल हो, चाहे वो मॉडर्न हो। मेरे अनुसार से आपको परीक्षा के दौरान सबसे ज्यादा किसका बात मानना चाहिए? अपना बात मानना चाहिए। और जितने भी बच्चे आज सफल हुए हैं ना, वो अपना ही मान कर सफल हुए हैं, ये जान लीजिएगा। आज आप देखिए ना, सारे टॉपर्स का आप इंटरव्यू पढ़ते हैं, उसमें कोई नहीं कहता कि फला ने ये कहा तो हम टॉप कर गए। वो कहता मेरे मन में ये आ रहा था, मैंने ये किया, हो गए। तो आपको सबसे पहले पूरा सिलेबस पढ़ना है, सिलेबस का एक एक बिंदु पढ़ना है। और सिलेबस पढ़ना क्या, वो तो आपके सामने है। एंशिएंट हिस्ट्री को शुरू से उठाइए, पूरा पढ़ जाइए। मेडिवल हिस्ट्री को शुरू से उठाइए, पूरा पढ़ जाइए। मॉडर्न हिस्ट्री को शुरू से उठाइए, पूरा पढ़ जाइए। फिर आप पॉलिटी में आइए, पूरा पढ़ जाइए। फिर आप ऐसे इकोनॉमिक्स में आइए। मैं ये भी बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट में कैसे पढ़ना, ये भी बताऊंगा। अब अर्थव्यवस्था अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप आर्थिक शब्दावली को भी समझने का प्रयत्न करिए। अच्छे से पढ़ने का मतलब ये हुआ केवल ये मत पढ़िए कि विकास दर कितना है और भारत का जीडीपी वर्तमान में कितना है, भारत का आयात निर्यात कितना है, भारत का भुगतान संतुलन कितना है। एक भुगतान संतुलन का मतलब ही समझिए आप। तो आपको जैसे आप अगर क्या कर, जैसे अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो आर्थिक शब्दावली भी समझने का प्रयत्न करिए। अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस के शब्दों को समझने का प्रयत्न करिए। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी के भौगोलिक बहुत सारे शब्दावलियां हैं, उन शब्दावलियों का कई बार शब्दावलियों से प्रश्न आ जाते हैं, उसी को विस्तृत करके गद्यात्मक प्रश्न आयोग दे देता है जीएस में। अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी में आप अनुच्छेदों का निहितार्थ समझिए। कहने का क्या मतलब है कि पढ़ाई आपको सिलेबस में वर्णित सब चीज को गंभीरता से, गहनता से अध्ययन करना है, लेकिन कितने देर में कैसे पढ़ना है मैंने बता दिया कि सिलेबस को बांट कर पढ़िए। अगर 4-5 चैप्टर आज पढ़ना है, हाँ, लेकिन आपका जो रणनीति हो आपकी क्षमता के अंदर होना चाहिए। हर व्यक्ति का क्षमता अलग अलग होता है और इन रणनीतियों का प्रयोग हर व्यक्ति अपने क्षमता के अनुसार करे, लेकिन ये रणनीतियां हर व्यक्ति की क्षमता के लिए बना है, सही है। लेकिन अब पता चला कि मान लीजिए कोई लड़का 6 घंटा ही पढ़ सकता है और लगा 14 घंटा पढ़ने, तो अतिरिक्त दबाव उसके ऊपर पड़ रहा है, तो अतिरिक्त दबाव उसको डिस्टर्ब कर देगा।
तो मेरे अनुसार से रणनीतियां आपके क्षमता के अंदर होनी चाहिए, क्षमता से बाहर रणनीति मत बनाइए। आप में जितनी क्षमता बहुत है उसमें आप टॉप कर जाएंगे। फला टॉपर ने कहा था कि मैं 18 घंटा पढ़कर टॉप किया हूं, तो आप उसकी बात मत मानिए। फला टीचर ने कहा था कि आपको 14 घंटा पढ़ के आप टॉप करेंगे, उसकी बात मत मानिए। मैं कह रहा हूं कि आप 12 घंटा पढ़कर टॉप करेंगे, मेरी बात मत मानिए। आप अपने क्षमता का आकलन करिए कि कितना देर आप पढ़कर सिलेबस को पूरा कर लेंगे और आपके ऊपर दबाव नहीं आएगा, स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार आप पढ़ लेंगे। तो जब आप अपने स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार, अपने क्षमता के अनुसार जब आप योजना बनाएंगे तो आप निश्चित सफल हो जाएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा आपको। लेकिन दूसरे के क्षमता के अनुसार अगर आप योजना बनाएंगे तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। हमारी ये रणनीतियां आपको बता रहा हूं, ये सामान्य रणनीतियां हैं, लेकिन आप इन रणनीतियों का अपने क्षमता के अनुसार प्रयोग करिए। अगर कोई रणनीति आपको डिस्टर्ब करे तो उसको छोड़ दीजिए, नहीं समस्या है। लेकिन ऐसी रणनीति है ही नहीं। अब पता चला कोई ऐसा लड़का हो क्या दिन भर अपने दोस्तों से बात करेगा तब वो मजबूत होगा, ऐसा तो है नहीं। तो सामान्य सी बात है कि छोड़ दो भाई। क्या आप शादी ब्याह पार्टी में जाएंगे तभी आपका मनोबल मजबूत होगा? बिल्कुल नहीं, कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता है। तो ये सब जो रणनीति, अब आप 4 घंटा में, मान लीजिए आप कोई चीज 4 घंटा में खत्म पा रहा, आप 5 घंटा में खत्म करिए, 6 घंटा में खत्म करिए, आपकी क्षमता अलग है। कोई 3 घंटा पढ़ जाएगा उसको, तो आप उसको देखिए डोमिनेट मत होइए, कह रहे वो तो 3 ही घंटा पढ़ गया, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। हर की क्षमता अलग अलग है, लेकिन इसका मतलब थोड़ा कि आप उससे कमजोर हैं, ये नहीं मतलब। कोई अगर बहुत जल्दी पढ़कर समझ गया और आप देर समझे, इसका थोड़ा मूर्ख है, ये नहीं होता है। जितने भी बड़े बड़े प्रकांड विद्वान होते हैं बहुत धीरे समझते हर चीज, उनके समझने की दर बहुत धीरे होती है। बहुत सारे विद्वानों के बारे में आप देख लीजिए, और बहुत सारे विद्वान अपने प्रारंभिक जीवन में मूर्ख भी थे। उनके डायरियों पे लिख दिया गया था कि बच्चे को अब स्कूल मत भेजिएगा, पढ़ने लायक लड़का नहीं है। तो ऐसे बड़े बड़े हमारे दुनिया में आश्चर्यजनक साइंटिस्ट विद्वान हुए हैं। आइए, तो सबसे पहले आप सिलेबस को पूरा थारोली अध्ययन करिए। सिलेबस को पढ़ते समय आपको 3 प्रवृत्ति को अपनाना पड़ेगा। पहला विश्लेषणात्मक, दूसरा अवधारणात्मक यानी कॉन्सेप्चुअल, और तीसरा तथ्यात्मक। क्योंकि आपको यह लगता होगा कि भाई प्रारंभिक परीक्षा में केवल फैक्चुअल यानी तथ्यात्मक आते, ऐसा नहीं है। आप आईएएस की परीक्षा देने जा रहे हैं, हो सकता है कि स्थानीय जो क्षेत्रीय सिविल सेवाएं हैं या राज्य सिविल सेवाएं जो हैं, चाहे पीसीएस की परीक्षा हो गई, वहां टोटल फैक्चुअल हो सकता है। लेकिन आईएएस की परीक्षा का अलग, यही एक विशेषता उसको अलग करता है प्रांतीय सिविल सेवा परीक्षा से, कि उसकी केवल तथ्यात्मक नहीं होता बल्कि ज्यादातर वो अवधारणात्मक और विश्लेषणात्मक होता है। इसलिए आपको तीनों अनुसार पढ़ाई करना है। विश्लेषण करिए आप, क्या है क्या नहीं है कैसा है, फिर उस विषय की अवधारणा को समझिए, और अवधारणा को समझ के अपने मन में एक स्थायी भाव बना लीजिए, ताकि उस स्थायी भाव से अगर प्रश्न आए एग्जामिनेशन में तो आप आराम से हल कर दीजिए। और तथ्य तो आप देखते चलिए, तथ्यों की तो कोई नहीं अनंत कम, लेकिन आप देखते चलिए, तथ्य तो अनंत है। लेकिन यह मत याद रखिए कि केवल तथ्य से परीक्षा निकलती है। कम से कम आईएएस की परीक्षा में तो यह बात नहीं, वहां विश्लेषण और अवधारणा दोनों से परीक्षा प्रश्न आते हैं। इसलिए आपको अपने आप को यहां भी कंसंट्रेट करना है। अब सीसेट भी है, क्वालिफाइंग है, लेकिन खतरनाक है। बहुत सारे एकेडमिक बच्चे भी उससे परेशान हो जाते हैं, क्योंकि भाई आप इसमें पास हो जाएंगे तो मेरिट तो नंबर नहीं देगा, लेकिन नहीं पास होंगे तो कॉपी नहीं चेक होगा, जीएस का बेकार चल जाएगा। अब बनना मेरिट जीएस से ही है, तब आप क्या करिए? तब आपको सीसेट भी अध्ययन करना चाहिए। पहले सिलेबस में सीसेट में जो है वो आप आराम से, चाहे वो जो भी, चाहे वो निर्णयन हो, चाहे वो संचार हो, चाहे बोध कॉम्प्रिहेंशन हो,
हाँ, आजकल सब बहुत ज्यादा पेपर आप देखेंगे तो उसमें तार्किक क्षमता वाला, गणित वाला, रीजनिंग वाला प्रश्न बहुत ज्यादा आ रहे हैं। मेरे अनुसार से कि मैं सीसेट की अलग से रणनीति बनाऊंगा, लेकिन यहां तैयारी के दौरान चूंकि मैं चल रहा हूं तो आपको यह बताऊंगा कि आप अगर सीसेट की पूरी रणनीति में अलग लेक्चर लाऊंगा। उसके लिए पूरी रणनीति सीसेट का जो आपके मन में डर है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, सिविल सेवा अभिरुचि परीक्षण, ये डर आपका अपने अगले लेक्चर में मैं कंप्लीट कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। आप परेशान मत होइए। सीसेट के लिए आप प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। तो आप 2-4 प्रश्न आप हल करिए, और ऐसे प्रश्न हल मत करिए जो सूत्र पे हो। एक बढ़िया सा आप ले लीजिए कोई टेस्ट पेपर और कोशिश करिए 4-5 प्रश्न रोज हो। लेकिन माइंड करना है कि जितना आप घंटा आपको पढ़ना, सब में उतने घंटे में ये सब करना है आपको। मतलब अब आपके अंदर चीते की फुर्ती आनी चाहिए, समझ रहे हैं ना। चीते वाली फुर्ती आनी चाहिए, बाज वाली फुर्ती आनी चाहिए। अब आलसी नहीं बनना है, ठीक है ना। आपको अब पूर्ण रूप से सक्रिय होना है, ठीक है ना। ये बिल्कुल नहीं देखना है। अच्छा, डरना तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सबसे पहले आपको अपने डर पर जीत करना है, ठीक है ना। क्योंकि ये भय, इस परीक्षा में असफलता का बहुत बड़ा कारण जो है भय पैदा हो जाना, लोगों में दहशत है। ऐसा कुछ है नहीं। हम लोग के समय 2007 में पहली बार माइनस मार्किंग हुआ था, बहुत लड़कों ने छोड़ा था। सीरियस अटेम्प्ट था हमारा, हम लोगों ने दिया था और हुआ भी था। अब बताइए, आईएएस की परीक्षा में उस समय 150 प्रश्न आते थे। 30-40 प्रश्न तो बिल्कुल अलग होते, ऐसे होते थे जिसके उत्तर ही नहीं मिलते थे। तब उतना माध्यम भी, मीडिया वो भी नहीं था, न गूगल न नेट, उतना आम नहीं था। लेकिन बहुत लोग हर साल निकालते थे, रैंकर थे। तो कहने का क्या मतलब है, आपको ये बिल्कुल नहीं देखना है कि कठिन है, असंभव है, लाखों लड़कों में जो कुछ ही सेलेक्ट होते हैं। ये सब आप याद हमेशा रखिए कि प्रतियोगिता परीक्षा में कभी भी संघर्ष दूसरों से नहीं है। प्रतियोगिता परीक्षा में लड़ाई दूसरों से है ही नहीं। प्रतियोगिता परीक्षा में लड़ाई केवल अपने आप से, चाहे वो अपने कर्महीनता से हो, चाहे अपने दुर्भाग्य से हो। लड़ाई केवल अपने आप से है। इसलिए अपने आप पर विजय प्राप्त करें। दूसरे आपको नहीं हटा पाएंगे, दूसरों में इतनी क्षमता नहीं है। तो सारी चीजें आपके हाथ में है, आप उस पर लग जाइए, ठीक है। तो सीसेट के 4-5 प्रश्न आप कोशिश करिए, चाहे उसका कोई तथ्य पढ़ लीजिए 1 घंटा जो आपको समझ में आए। लेकिन मेरे अनुसार से सीसेट प्रैक्टिस पर ही है, क्योंकि नंबर जुड़ नहीं रहा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। और आप जैसे ही देखिए प्रश्न जैसे हल करते रहेंगे, और सब तार्किकता, सब बुद्धिये पे वहां हल होना है। मैं पूरा बताऊंगा कॉम्प्रिहेंशन हल भी कैसे करना है, ये सब पूरा तरीका मैं बताऊंगा, ठीक है ना। आप निश्चित रहिए। आज ये बता दे रहा हूं कि सीसेट में आप प्रश्नों को हल करते चलिए। पढ़ाई के दौरान 2-4 रणनीतियों पर आपको और ध्यान देना है। अब आप पूछेंगे कि ऐसी रणनीति अब क्या है। देखिए, पढ़ाई के दौरान आपको कठिन पहलुओं को नहीं छोड़ना है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो कठिन पहलू या कठिन तथ्य या कठिन टॉपिक छोड़कर निकल जाते हैं। ये बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ये आपके कॉन्फिडेंस को बहुत नीचे ले जाएगा, बहुत नीचे ले जाएगा, ये जान लीजिएगा। इसलिए वह विद्यार्थी जो प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहा है और उसको बहुत लोगों ने यह बता दिया है कि जो समझ में आ रहा है अच्छी अच्छी चीजों को पढ़ लीजिए, कठिन चीजों को छोड़ दीजिए, ये बिल्कुल गलत बता रहा है। इसलिए परीक्षा की तैयारी के दौरान आप कठिन पहलुओं को कभी मत छोड़िएगा, भिड़ जाइए बिल्कुल। और
तब तक मत उठिए जब तक उन कठिन पहलुओं को आप हल मत कर लीजिए। इसलिए कठिन पहलुओं पर आप भिड़ कर उसको सरल बनाइए और उस पर अपने समझ को विकसित करके उसको बिल्कुल कंप्लीट कर लीजिए। दूसरा, चयनात्मक अध्ययन करके आप अपने मन में अधूरा ज्ञान मत पालिए। बहुत लोग कहते हैं बिल्कुल सेलेक्टिव हो जाइए, वही ना, क्या पढ़ना है से ज्यादा जरूरी है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो पता चला आप बहुत ज्यादा सेलेक्टिव हो गए, तो बहुत ज्यादा सेलेक्टिव से क्या होगा, हर विषयों पे आपके पास अधूरा ज्ञान आ जाएगा। सिविल सेवा की परीक्षा में अधूरा ज्ञान तो आपके पढ़ाई तैयारी को असंभव बना देगा। सफलता की बातें छोड़िए, तैयारी असंभव हो जाएगी। सिविल सेवा की परीक्षा का रणनीति साल 1.5 साल पहले बनता है, पूरी तैयारी होती है। ये 100 दिन की रणनीति क्या है, ये चल रहा है। तो इस निश्चित ही आपको इस समय कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए एक्स्ट्रा क्षमता की जरूरत है, सामान्य क्षमता ही बहुत ज्यादा है आपकी। बस आत्म केंद्रित होने की आवश्यकता है। तो केंद्रित हो जाइए। केंद्रित होने पे ये सारी चीजें हैं। आप कठिन पहलुओं को मत छोड़िए। चयनात्मक होने के कारण आप ये मत करिए कि अधूरा ज्ञान लेकर निकल जाइए और आपको किसी ने बता दिया है कि कोई समस्या नहीं है। कुछ अच्छा देखिए कितना खतरनाक कुछ भी बताते हैं लोग कि यहां से प्रश्न आते और यहां से तो प्रश्न बिल्कुल नहीं आते। ये बहुत खतरनाक होता है क्योंकि वो सिलेबस में वर्णित है। और मैंने आपको बताया कि आयोग ने भारत के गजट में निकाल कर ये नहीं बताया है कि मैं यहां से प्रश्न बिल्कुल नहीं पूछूंगा। इसलिए ऐसी रणनीति मत बनाइए कि एग्जामिनेशन हॉल में आपके सफलता पर हमेशा प्रश्न चिन्ह लगा रहे। सिविल सेवा की परीक्षा में रणनीतियां ऐसी होनी चाहिए जो आपके सफलता का मार्ग हर हाल में प्रशस्त करते हो, न कि सफलता के मार्ग पर प्रश्न चिन्ह लगाते हो। इसलिए इस बात को आप हमेशा याद रखिए कि आपको न ही कठिन पहलुओं को छोड़ना है और ना ही चयनात्मक होकर आपको अधूरा ज्ञान रखना। अच्छा, दिन में आपने पढ़ लिया जम की, अब चूंकि तैयारी आ गई है, 100 दिन रह गया है, तो जाहिर सी बात है आपको अच्छे से पढ़ना है और पढ़ने के दौरान आपको कई अन्य कार्य भी करने हैं जो मैंने बताया, अभी आगे भी बता रहे हैं। जैसे टेस्ट पेपर वगैरह भी देखना है, हल करना है, पूर्वावलोकन भी प्रश्नों का करना है और साथ में पूरा सिलेबस दोहराना है। तो आपको बहुत सारी चीजें चल रही हैं एक साथ और ये आपको कर लेना है। अब रात्रि काल में क्या करना है, दिन भर आपने जितना देर आप पढ़ सके पढ़ लिया आपने। रात्रि काल में क्या करना है, सोना नहीं है तुरंत। रात्रि काल में जब आप सोने जा रहे हो उसके कुछ क्षण पहले, चाहे आधा घंटा हो चाहे जितना भी समय मिले आपको, जितना आपने दिन भर में पढ़ा है उसका एक बार पूर्वावलोकन जरूर कर लीजिए। संभव हो तो सरसरी निगाह से एक बार दोहरा लीजिए। आप देखिए कि अभी आप दिन भर में एक बार पढ़ा था, रात में एक बार दोहरा लिए तो दोहरा गया, 2 बार हो गया। कॉन्फिडेंस लेवल हाई, दिमाग को मैसेज दिमाग तक मैसेज पहुंचाना है, क्योंकि असली क्षमता तो यही रखे हुए है। मन तक आपको पहुंचाना मैसेज कि मैंने एक ही दिन में 2 बार पढ़ लिया। और जो बहुत ताकतवर बच्चे हैं वो सुबह उठते भी उसको एक बार पढ़ ले, 3 बार हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए जो नहीं कर पाएगा नहीं कर पाएगा। बहुत ज्यादा हम लोग अपना रणनीति को बहुत ज्यादा कठिन दुष्कर नहीं बनाना है। आपको रणनीति ऐसी बनानी, रात में एक बार आप दोहरा लीजिए उसको। और वास्तव में ये लड़के करते हैं, जो सफल होते हैं वो कर रहे हैं ऐसा, इसलिए आपको ये करना पड़ेगा। और मान लीजिए पहले दूसरे दिन ना हो पावे, आप परेशान मत होइए, पहले दूसरे दिन ना हो पाए। मैंने कहा ना, ब्रेक तब माना जाता है जब लापरवाही से। तो यहां तो आप लापरवाही नहीं कर रहे हैं, तो ब्रेक कैसे होगा। ठीक है, आज नहीं रणनीति पूरा होगी, कल रणनीति पूरा होगी। अब बच्चों के समझ एक प्रश्न ये रहता है कि सर इतनी रणनीति तो हो गई, कितने देर पढ़ना है। ये अच्छा, ये एक बच्चों
आईएएस की तैयारी करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के समक्ष ये यक्ष प्रश्न है। ये एक यक्ष प्रश्न है कि कितना देर पढ़ें। मैंने तो कहा भी है भाई, आपको घंटे मिनट सेकंड से पढ़ना ही नहीं है, आपको सिलेबस बांट कर पढ़ना है। लेकिन फिर भी अगर आप देखिए, अगर परीक्षा की तैयारी में अभी साल डेढ़ साल है, यानी साल डेढ़ साल पहले भी तैयारी शुरू होती सिविल सेवा की, अगर उस समय से आप कर रहे हैं तो उस समय तो आपको बहुत ज्यादा देर नहीं पढ़ना है, 6 घंटा में आपका काम चल जाएगा। लेकिन अब तो कुछ दिन शेष रह गए हैं ना, तो इस समय तो आपको ये नहीं करना है कि आपको बहुत कम समय दे। इस समय तो आपको समय देना है लंबा, बहुत संभव 8 से 10 घंटा तो आपको निकालना ही निकालना है। इसलिए अगर आपसे यह जानना चाहते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा, और यही नहीं, जैसे ही परीक्षा निकट आ गई तो उस समय आपको अपने समय को और बढ़ा देना है। मान लीजिए अभी 100 दिन है, ज्यादा दिन है, तो आप 8 से 10 घंटा में काम चला सकते हैं। लेकिन जैसे ही 1 महीना रह गया, 15 दिन रह गया, आपको ये समय और बढ़ाना पड़ेगा, 10 से 12 घंटा तक ले जाना पड़ सकता है। और ये क्षमता आपको अपने अंदर विकसित करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आप परीक्षा के नजदीक पहुंचते जाएंगे, सारी चीजें आपके पास बहुत सारी चीजें कई कलेक्ट हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें संग्रहित हो जाएंगी, और मन में एक भी प्रश्न आता रहेगा कि ये भी एक बार और पढ़ लेते तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता। लेकिन पढ़ लेते नहीं, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए आपको हमेशा याद रखिए कि आपको समय अब ज्यादा निकालना है। इसीलिए मैंने कहा ना कि फालतू के सारे कार्य आपको छोड़ने पड़ेंगे, ठीक है ना। और अगर आप इस रणनीति का प्रयोग करेंगे कि आपको जो है, अच्छा लेकिन एक बात और है, आप भले ही अपने टाइम टेबल का प्रयोग करते जा रहे हैं, लेकिन इस टाइम टेबल के प्रयोग में आपको दिनचर्या वही बना के रखनी है जो आप अपने जीवन का वर्षों से प्रयोग करते चले आ रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? ऐसा नहीं कि दिन का खाना दोपहर को खा रहे हैं, शाम को खा रहे हैं, शाम रात का खाना आप 1 बजे खा रहे हैं, ये नहीं करना है। या सुबह नहाई धोआई नहीं रहे हैं, या अगर आप प्रार्थना करते हैं तो आपको अपने दिनचर्या को बिल्कुल वही रखना जो पहले था। ये एक साइकोलॉजिकल बात मैं आपको बता रहा हूं। बहुत ज्यादा दिनचर्या का अगर आप बदलाव कर देंगे तो अतिरिक्त प्रेशर आपके दिमाग में पड़ने लगेगा, और बहुत लोग तो डिस्टर्ब हो जाते हैं दिमागी रूप से। बहुत लोग चारों ओर देखते हैं कि बिल्कुल किताब फैला लेते हैं, कपड़ा फैला लेते हैं, गंदगी कर लेते हैं, कई के दिन नहाते नहीं हैं। ये बहुत ही गलत रणनीति है। आपको अपने दिनचर्या को बहुत नहीं बदलना है, थोड़ी बहुत बदलाव आ सकता है। मान लीजिए जो बाहर आप घूमने जाते थे मत जाइए, बाहर आप सुबह टहलने जाते थे मत जाइए, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। मान लीजिए रात में आपने ज्यादा पढ़ लिया, सुबह 4 बजे मत उठिए, थोड़ी लेट में उठिए। अब आप तैयारी करें तो आपके लिए लेट थोड़ा माना जाएगा, वो तो आपके परिश्रम में जुड़ रहा है ना। पता चला कि आप जो है सोच रहे हैं हम 4 बजे उठते, 4 बजे उठे, ये थोड़ा है। हाँ, अगर आपको याद करने की प्रक्रिया है तो आप सुबह उठ के 4 बजे याद करिए। लेकिन अगर रात में आप 2 बजे पढ़ जा रहे हैं तो आप 4 बजे कैसे उठ पाएंगे भाई? 2 घंटा सोएंगे। अच्छा, नींद भी अच्छे से लेना है, भोजन भी अच्छे से लेना है। बहुत लोग खाना पीना ही छोड़ देते, नहीं, ये सब नहीं करना है, बल्कि आप कुछ खाना बढ़ा ही दीजिए अपना, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी लगने वाला है, ठीक है ना। मैं क्या बताने चाह रहा हूं, बिल्कुल आपको अपने स्वाभाविक प्रवृत्ति, स्वाभाविक क्षमता, स्वाभाविक सामर्थ्य के अनुसार तैयारी करना, तभी सफल होंगे आप। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रणनीतियों का प्रयोग नहीं करना आपको। जैसा कि मैंने देखा बहुत सारे टॉपर्स बताए हैं आपको, ऐसे टॉपर्स हमारे एग्जाम्पल नहीं हो सकते।
वह व्यक्ति हमारे लिए एग्जाम्पल है जो हमारी क्षमताओं के अनुसार हमारी रणनीतियों को बताए। मैं जो रणनीति आपको यहां बता रहा हूं वो कहीं भी कोई ऐसी रणनीति नहीं है जो बहुत ज्यादा क्षमतावान व्यक्ति प्रयोग करे। हर तृतीय श्रेणी वाला विद्यार्थी भी इसको प्रयोग कर सकता है। जिसके पास बहुत कम बुद्धि है वो भी इसका प्रयोग कर सकता है और सफल हो सकता है, क्योंकि ये एक विद्यार्थी जीवन से संबंधित है। सिविल अच्छा प्रतियोगी बनने के लिए पहले अच्छा विद्यार्थी बनिए। पहले आप अच्छा विद्यार्थी बनिए, फिर अच्छा प्रतियोगी बनिए, फिर अच्छा अधिकारी बनिए। ऐसे ना प्रक्रिया चलेगी। पता चला आप अच्छा प्रतियोगी बनना चाह रहे हैं लेकिन अच्छा विद्यार्थी आप बन ही नहीं पाए। अच्छा प्रतियोगी बनने की प्रक्रिया अच्छा विद्यार्थी से होकर बन जाती है। आप अनुशासित हो, आपके बोलने का तरीका अच्छा हो, आपको अपनी बातें व्यक्त करने का तरीका अलग हो, आपके खान पान रहन सहन उठना बैठना सब लोगों के लिए एक एग्जाम्पल हो। अच्छा विद्यार्थी फिर अच्छा कॉम्पिटिटर हो गया। और जो अपने जीवन में एक अनुशासित विद्यार्थी है, एक मर्यादित विद्यार्थी है, उसको अच्छा प्रतियोगी होने में टाइम ही नहीं लगेगा। और ये जितनी भी रणनीतियां मैं बता रहा हूं वो अच्छा विद्यार्थी और उसके बाद बनने वाला अच्छा प्रतियोगी, उसके लिए कुछ ये रणनीति, उसके लिए तो ये सारी रणनीतियां बिल्कुल इजी हैं। लेकिन हां, इन रणनीतियों का प्रयोग करके आप आईएएस की परीक्षा निश्चित पास करते, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। बहुत आसानी से पास कर सकते। ठीक है, तो इसके अलावा अब क्या है, ये तो हो गई सारी चीजें कि आपको जो है दिनचर्या में बदलाव नहीं करना। बिल्कुल ये मैं आपको बता दे रहा हूं क्योंकि बहुत लोग अपनी दिनचर्या को बदल देते हैं और बाद में एग्जामिनेशन हॉल में जब कोई गलती कर देते हैं तो वो उसका पछतावा भी होता है उनको। एक बात हमेशा याद रखिएगा, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स या बहुत सारे हमारे जानकारी में लोग हैं जिन्होंने गलती उस समय की जब उनके पास समय नहीं था अगले अटेम्प्ट के लिए। इसलिए याद रखिएगा, ये छोटी छोटी गलतियां ऐसे समय होती हैं जब आपका समय नहीं रहता है और जीवन भर उसके लिए केवल पछतावा होता है। पता चला आप रात भर जग गए, आपकी आदत है, और एग्जामिनेशन हॉल में आप पहुंचे तो प्रश्न सही से दिख ही नहीं रहा। बहुत ऐसे लोग बताए कि प्रश्न ही नहीं दिख रहा था कि सही से सोए ही नहीं है। मैं परीक्षा के एक दिन पहले तक की रणनीति आपको बताऊंगा। परीक्षा हाल में बैठने तक की रणनीति मैं आपको सब पे अलग से लेक्चर बनाऊंगा। सिविल सेवा की तैयारी के प्रति एक क्रांति के रूप में मैं अपना पूरा लेक्चर ले चलूंगा। हर विद्यार्थी जो सिविल सेवा की परीक्षा के प्रति जो डरा हुआ है उसके डर को समाप्त करने के लिए मैं अपने पूरे लेक्चर वीडियो बनाऊं, चाहे जितनी श्रृंखला बनानी पड़े, और मैं लगातार बना रहा हूं। चूंकि प्रारंभिक परीक्षा आ गया इसलिए प्रारंभिक परीक्षा के प्रति मेरा पहला कर्तव्य है, ठीक है। लेकिन इसके सिविल सेवा के प्रति पूर्ण रूप से संकल्पित हमारी कोचिंग विक्रमादित्य आईएएस है और मैं ऐसे बिल्कुल पढ़ाता हूं। अब तैयारी हो रही है, हम अनुशासित हो चुके हैं, अच्छे विद्यार्थी के साथ साथ हम अच्छे प्रतियोगी भी हो चुके हैं। रोज एक निश्चित समय हम पढ़ रहे हैं, सिलेबस बांट कर चल रहे हैं। कॉन्फिडेंस नहीं हो पा रहा है, अभी भी लग रहा है कि कुछ बाकी है। अब मैं आपको उन चीजों को बताने जा रहा हूं जो आपके अंदर अकल्पनीय कॉन्फिडेंस पैदा करने जाएंगे, अकल्पनीय कॉन्फिडेंस पैदा करेंगे। तो सबसे पहले है आपको अपने मन में अगर कॉन्फिडेंस बढ़ाना है परीक्षा के प्रति तो उसका दो तरीका है। पहला तरीका क्या है कि आप टेस्ट पेपर हल करेंगे। अब टेस्ट पेपर में तो दोनों टेस्ट पेपर हो गया। पहला, आप मार्केट से किसी अच्छे पब्लिकेशन का टेस्ट पेपर ले आइए, ठीक, और आप उसको हल करिए। दूसरा, आप जो पुराने प्रश्न पत्र हैं पिछले सालों के आप उसको हल करिए।
पुराने प्रश्न पत्र को आप हल करिए, बहुत ठीक है, लेकिन पुराने प्रश्न पत्र को हल करने में थोड़ी सा कॉन्फिडेंस लूज भी हो सकता है कभी, कहीं कहीं इसलिए हो सकता है कि आपके दिमाग में आएगा हम तो हल ही नहीं कर पा रहे, तो एग्जामिनेशन हाल में कैसे हल करेंगे, जबकि इसका बहुत संबंध वहां से नहीं है। हाँ, उस स्तर का प्रश्न पत्र जो आपको मिल रहा है किसी अच्छे पब्लिकेशन का, उस टेस्ट पेपर को आप हल करिए। और आपको मैं बताऊं, जो पत्रिकाएं आती हैं मंथली वाली, इसके पीछे भी टेस्ट पेपर रहता है। आपके पास जितना दिन बचा हुआ है, आप अपने पूरे साल भर की पत्रिकाएं उठा लीजिए, उसके पीछे 100 क्वेश्चन के जो टेस्ट पेपर दिए हुए हैं उनका एक कलेक्ट कर लीजिए अलग से, और कम से कम 1 से 2 पेपर आपको रोज हल करना है। ये नहीं 2 हो तो 1 पेपर तो आपको रोज हल करना, हर हाल में हल करना है, और इतने ही समय में हल करना है। देखिए, पढ़ना भी है, उसके साथ टेस्ट पेपर भी हल करना है। समय अलग नहीं है आपके पास, उतने ही समय में आपको ये सारे कार्य करने हैं जितने समय में आप पढ़ना भी है और टेस्ट पेपर भी हल करना है। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने का सबसे पहला तरीका यह है कि आप टेस्ट पेपर हल करिए। ठीक है, टेस्ट पेपर आपको हल करना है और हर हाल में हल करना है, कम से कम 1 टेस्ट पेपर तो हर हाल में हो। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप टेस्ट पेपर हल करते जा रहे हैं, बहुत सारे आपको नए तथ्य भी पता चलेंगे कि यार ये था, ये तो हम जान ही नहीं रहे थे। क्योंकि टेस्ट पेपर अगर अच्छे पब्लिकेशन का है तो बहुत बढ़िया उसमें दिया रहता है। और बहुत सारी पत्रिकाएं जो मंथली वाली आप लेते हैं, उसके पीछे भी मैं देखता हूं लगभग हर महीने की पत्रिका में निकलता ही है, वो भी बहुत सारगर्भित होता, बड़ा अच्छा होता है, वो भी आप ले सकते हैं। क्योंकि पब्लिकेशन वाले कुछ पब्लिकेशन बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना, आप उसको वहां से ले सकते हैं। लेकिन आपको एक मैं बताऊं, टेस्ट पेपर हल करना बड़ी बात नहीं है, अच्छे टेस्ट पेपर का आपको कलेक्ट करना, ये जान लीजिए। बहुत सारे टेस्ट पेपर बेतरतीब आते हैं, बहुत सारे प्रश्न उसमें गलत होते हैं, तो ये आप जब देखेंगे तो आपको खुद ही अंदाजा लग जाएगा कि अच्छा टेस्ट पेपर है। अगर आपने अध्ययन किया अच्छे से तो आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि अच्छा टेस्ट पेपर है या बेकार टेस्ट पेपर है। तो सबसे पहले आप टेस्ट पेपर बढ़िया ले लीजिए, और कम से कम रोज एक टेस्ट पेपर आपको रोज हल करना है, नाका नहीं करना है, एक दिन गैप नहीं करना, आपको रोज टेस्ट पेपर करना है। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने का पहला तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका, अगर आपको बड़े बड़े भारी भरकम तथ्य याद नहीं हो रहे हैं तो आप चार्ट बना लीजिए। प्रारंभिक परीक्षा के लिए सबसे कारगर जो पढ़ाई मानी जाती है वो चार्ट के माध्यम से बनाई जाती है। लेकिन आप जब बहुत पढ़ चुके हैं तब, अगर आपने बहुत विस्तार से अध्ययन कर लिया तो चार्ट बहुत बढ़िया चीज है। जैसे बौद्ध धर्म की 4 संगीतियों का चार्ट बना लीजिए, जैसे प्रमुख प्रमुख अनुच्छेदों का चार्ट बना लीजिए, प्रमुख युद्धों का चार्ट बना लीजिए, सारे वित्त आयोगों का आप इकोनॉमिक्स में आप चार्ट बना लीजिए, पंचवर्षीय योजनाओं में कौन कौन से हैं उनके चार्ट बना लीजिए, प्रमुख प्रमुख शब्दावलियों का आप चार्ट बना लीजिए, आर्थिक शब्दावलियों का बना लीजिए। ये आप खुद जान जाएंगे कि क्या क्या बनाना चाहिए, कौन कौन सी चीजें हम चार्ट। अच्छा, ये चार्ट आपके प्री में तो आपको ब्रह्मास्त्र का काम आपके लिए करेगा ही, साथ में मेंस में भी यही चार्ट आप बना सकते हैं, जहां ये आएगा मेंस में भी आपको बहुत काम आएगा। चार्ट वाला अध्ययन प्री की परीक्षा में बहुत, मैं चार्ट कोशिश करूंगा कि किसी दिन चार्ट से पूरा आपको पढ़ा के दिखाऊं। तो चार्ट आपको दूसरा कॉन्फिडेंस बढ़ाने का जो सबसे बढ़िया तरीका है वो चार्ट है, और चार्ट बनाने में आपको बहुत दिन नहीं लगेगा। आप हर सब्जेक्ट के चार्ट जो है आप चाहें 2, 4, 5 दिन में सादा सादा कॉपी ले लीजिए और बढ़िया से पहले चैप्टर से शुरू करिए हर विषय का, और लास्ट तक आप चले जाइए। और उस विषय में ऐसा नहीं आपको 2-3 चार्ट बनाना पड़ेगा हर चैप्टर में, कितने चार्ट आप बनाने, हर विषय का तैयार हो जाएगा। अगर आप चार्ट बनाएंगे तो याद भी तो हो रहा है, आप ये क्यों नहीं समझ रहे, याद भी तो आपको हो रहा है, खाली चार्ट ही थोड़ा आप बना रहे हैं, आपको याद भी हो रहा है। तो आप उसको बिल्कुल बनाते चलिए, चार्ट विधिवत चार्ट बनाइए, और थोड़ी सा कलर्ड कर लीजिए, हाइलाइटर मत लगाइए, कलर्ड पेन का प्रयोग करिए, लाल, हरा,
ये सब अच्छे अच्छे कलर का प्रयोग करके आप उसको हाईलाइट करिए। अगर आपके पास और बहुत समय है तो आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, बिंदुवार शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। विस्तार का नोट्स तो आपको बना ही होगा, शॉर्ट नोट्स बनवा लीजिए। कम से कम शॉर्ट नोट्स उस विषयों को बना लीजिए जिसपे आप कठिनाई महसूस कर रहे हो। चार्ट तो बना लीजिए, चार्ट के अलावा आप शॉर्ट नोट्स भी बना लीजिए, छोटे छोटे बिंदुवार नोट्स बना लीजिए, एक एक बिंदु वाले। आप देखिएगा तैयार हो जाएगा आपका बहुत अच्छा। आप ये सब बना रहे हैं 2-4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते में, लेकिन आप देख रहे हैं आपका तैयारी भी तो हो रहा है, साथ साथ में डबल तैयारी भी तो हो रहा है। और मेरे अनुसार से जब परीक्षा इतनी बड़ी है, पद इतना बड़ा है, तो उसके लिए परिश्रम भी तो उतना ही बड़ा करना पड़ेगा। आपको कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना ही पड़ेगा। केवल आप ये सोच के नहीं चल सकते कि हम परीक्षा को बिल्कुल सरलता से, हमको कठिनाई महसूस होगा ही नहीं, हमको परिश्रम करना ही नहीं पड़ेगा, हम पास जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको अतिरिक्त प्रयास करने ही करने पड़ेंगे। जब आप भारत की सबसे बड़ी परीक्षा में भाग ले रहे हैं तो उस परीक्षा के कुछ अपने रिक्वायरमेंट्स हैं, और उस रिक्वायरमेंट को जो पूरा करता है, उन आवश्यकताओं को, उस मांग को जो पूरा करता है, वही तो सफल होता है। अब मान लीजिए आपने टेस्ट पेपर हल कर लिया, चार्ट बना लिया, शॉर्ट नोट्स बना लिया, फिर भी आपको लग रहा है कि कॉन्फिडेंस पैदा नहीं हो रहा है, तो एक अंतिम अस्त्र आपको मैं बता रहा हूं कॉन्फिडेंस लाने का। बिना देखे आप लिखना प्रारंभ कर दीजिए। बिना देखे आप लिखना प्रारंभ कर दीजिए। कमजोर से कमजोर विद्यार्थी या जो बिल्कुल नया से नया विद्यार्थी अगर एक चैप्टर पढ़ रहा है, तुरंत उसको लिखने की कोशिश कर रहा है, आश्चर्यजनक उसको सफलता दिखेगा। अगर आप पहली बार आप 50% लिखेंगे, अगली बार आप 60% लिखेंगे, हो सकता है अगली बार 80%, 70% लिख दें आप। और जिस दिन आप उस चैप्टर को मान लीजिए सब में ना कर पाए, कुछ में तो कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिस दिन आपने उसको लिख दिया ना अपने मन से, परीक्षा हाल में आपको कभी कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होगी, क्योंकि आपके मन में हमेशा चलेगा उसको तो मैंने लिख दिया, कुछ भी आएगा हल कर देंगे। और देखिए ना, प्री में तो वो काम आएगा, मेंस में भी आपके काम आ जाएगा। तैयारी तो आप प्री की कर रहे हैं, तैयार हो रहा आपका मेंस। ये तो तैयारी का बिल्कुल मल्टीपर्पज तरीका हो गया, और कॉन्फिडेंस बढ़ाने का इससे सरल और कारगर कोई तरीका ही नहीं है कि आप लिखना प्रारंभ कर दीजिए। आप देखिएगा आपके अंदर आश्चर्यजनक ताकत आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी, और कॉन्फिडेंस तो लूज हो ही नहीं सकता है। आप बस लिखना प्रारंभ कर दीजिए, ठीक है। करंट अफेयर्स, बहुत ज्यादा हल्ला सिविल सेवा में इसका है, करंट अफेयर्स का, और इसका बड़ा हवा भी खड़ा कर दिया गया है। मैं एक लेक्चर आपको पूरा करंट अफेयर्स पे दूंगा, और मैं ये दिखाऊंगा कि करंट अफेयर्स की उस रणनीति से अगर आप तैयारी करेंगे तो प्रश्न ही नहीं उठता है कि करंट अफेयर्स के एक प्रश्न आपके एग्जामिनेशन हाल में गलत हो जाए। बिल्कुल साधारण रणनीति बताऊंगा, बिल्कुल साधारण रणनीति आपको बताऊंगा करंट अफेयर्स पढ़ने के। लेकिन आप ये हमेशा जान लीजिए कि करंट अफेयर्स की तैयारी भी आपको रोज करनी है, और उतने ही समय में करनी है जितने समय आपको है आपके पास। भले एक पन्ना पढ़िए, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब समय कुछ ही रह गया, कुछ ही दिन रह गया एग्जामिनेशन में। और करंट अफेयर्स एक विषय है जो नया है, तो आज से अगर उसको पढ़ना नहीं प्रारंभ करेंगे तो वो पूरा भी नहीं होगा। तो उसको प्रारंभ कर दीजिए पढ़ना, और बहुत संभव हो तो जिस महीने में एग्जाम होना है, पिछले साल के उसी महीने से प्रारंभ कर दीजिए। लगभग 1 साल का पूरी जानकारी, राष्ट्रीय घटनाएं बांट लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं बांट लीजिए, आर्थिक, राजनीतिक,
सामाजिक धार्मिक भी चर्चाएं बहुत चल रही हैं, उसको बांट लीजिए। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल योजनाएं, सरकार की योजनाओं पर 2-4 योजनाओं का नोट्स बना के आप लिख लीजिए और उनको पढ़िए ध्यान से। प्री भी तैयार होगा, मेंस में भी तैयार हो जाएगा वो। तो उन योजनाओं को आप बेस्ट बना लीजिए बढ़िया से। तो करंट अफेयर्स को जब आप बांट के पढ़ेंगे तो वो समस्या ही खत्म हो जाएगी एग्जामिनेशन हॉल में, जो लोग डरे रहते हैं। ठीक है। और अगर आपको लगता है और डर अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, आप नोट्स बना लीजिए। करंट अफेयर्स के सबसे बढ़िया तैयारी करने का तरीका है पिछले 12 महीने के आप नोट्स बना लीजिए। बहुत ज्यादा नहीं लगेगा, 4-5 पन्ने लगेंगे एक महीने के। पूरा आपको अगर बहुत ज्यादा डर हो तो आप कुछ मत करिए, जो पत्रिकाएं आप ले रहे हैं महीना वाली, पहले पेज से शुरू करिए बिंदु नोट करना, जो इंपॉर्टेंट बिंदु है, और लास्ट पेज तक चले जाइए। उन पत्रिकाओं में छूटने की बहुत संभावना नहीं रहती। आप देखिए पूरा उस महीने का आपको सारा सब थोड़ा लिखना है, बिंदुवार रूप में लिखना है, जो मेन चीजें हैं। अगर मान लीजिए योजनाएं हैं तो उसको थोड़ी विस्तार से लिख लीजिए, ताकि उस योजनाओं के सारे और अंदर तक याद करिए योजनाओं को। अगर सरकार की कोई योजनाएं हैं, सरकार की कोई रणनीति है, या कहीं और समाज में घटी कोई घटनाएं हैं, अगर ऐसा लग रहा कि उस घटनाओं के कई परत हैं, तो हर परत को याद करिए। भाई बहुत चीजें ऐसी कि यहां ये बना, तो मान लीजिए एक बिंदुवर है, वो एक लाइन वाला है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर बहुत हैं। तो आप जिन किताबों को पढ़ रहे हो उसमें वो दिया है कितना अंदर, तो आप उसको पूरा पढ़िए, छोड़िए नहीं। अगर आपने नोट बना लिया हर महीने का, तो फिर तो आपका और उससे प्रश्न भी एग्जाम में आ जाएगा। आईएएस जैसी परीक्षा की बात मैं बता रहा हूं, उससे आपके नोट से प्रश्न आ जाएगा एग्जाम में, अगर आपने बढ़िया बनाया है। ठीक है। अब क्या होगा, यहां तक आप पहुंच गए। अब अगर कल पढ़ना है तो आज रात में योजना बना लीजिए, कल क्या पढ़ना है। वो कल योजना सुबह नहीं बनेगा, चला जाएगा समय। आप आज रात में ही सोने से पहले सोने से पहले आपको दोहराना भी है जो पढ़ा है, और कल की योजना भी बना लेना है। तो जब आप ये कर लेंगे तो सुबह आप बहुत शांतचित्त होकर उठेंगे। क्यों उठेंगे शांतचित्त होकर? सोचना नहीं है, आप कल रात में सोच लिए। और मैं आपको बताऊं, जब बहुत दिमाग थका भी रहता है और निद्रा में रहता है, तो उस समय स्मरण शक्ति, लोग कहते हैं कमजोर रहता है, उस समय स्मरण शक्ति बहुत तेजी से कार्य करती है। जब हल्की हल्की अर्ध निद्रा में आप आते हैं, उस समय बहुत तेजी से भी कई चीजें याद आ जाती हैं। बहुत बहुत ऐसे कहने में आया है, देखने में आया है कि अचानक से वो याददाश्त में रहता है, कि और चेतन मन में भी तो चला जाता है वो। तो इस आप ये मत सोचिए कि आप बहुत थके हैं और रात में अगर हम दोहरा रहे हैं तो याद नहीं, याद भी हो जाएगा वो। ठीक है। अब सारी चीजें हो गई, लेकिन ये सारी जितनी भी चीजें मैंने बताया है वो एग्जामिनेशन के दिन से 10-15 दिन पहले पूरा होना है। यानी अगर 100 दिन है तो आपको 85 दिन 80-85 दिन में सारा काम करके 15 दिन 10 से 15 दिन आपको छोड़ना है। क्यों छोड़ना है? क्योंकि आपको रिवीजन करना है। क्यों? क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप एग्जाम के एक दिन पहले से पूरा खत्म कर रहे हैं सिलेबस, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। चाहे जो हो जाए, आपको 10 से 15 दिन पहले हर हाल में ये पूरा कंप्लीट करना है, हर हाल में कंप्लीट करना है। और 10 से 15 दिन में आप देखेंगे जो रिवीजन करने आप चलेंगे, ये रिवीजन ही आपके सफलता का अंतिम आधार तैयार कर देगा। क्योंकि अब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि आप बिल्कुल पढ़ने के बाद दोहरा रहे हैं, और इस बार आपकी शक्ति बहुत तेजी से काम करेगी, क्योंकि आप अभी, और मैंने तो कहा कि आप 2 बार कोशिश करिए कि उतने दिन में पढ़ जाइए।
लेकिन ये सब कब होगा? जब आप साल डेढ़ साल पहले योजना बना के चल रहे थे तब, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं एक बार, तो 2 बार पढ़ने में कठिनाई नहीं होगी और फिर रिवीजन एक बार करने में, यानी आपको एग्जामिनेशन के पहले कम से कम 3 बार तो निपटा देना अपना पूरा सिलेबस। और ये बहुत ईजी है और लगभग जितने भी बच्चे सफल होते हैं ये करते ही करते हैं। ये कोई मैं नया, ऐसा नहीं कि मैं बहुत नया चीज बता रहा हूं। हाँ, ये अलग की बात है कि यहां ऐसा आ रहा होगा पहली बार, लेकिन ये हर बच्चा करता है, इसलिए आपको ये करना ही पड़ेगा। चलिए हम लोग उस दिन तक पहुंच गए जब अगले दिन परीक्षा है, यानी एक दिन पहले बच्चे बहुत घबराए भी रहते हैं, क्या पढ़े, क्या कैसे पढ़ें, कैसे कल बैठना, कॉन्फिडेंस ला दें, ये सब बहुत डरे रहते हैं। तमाम प्रश्न एक ही बार में उनके दिमाग में पहुंच जाते हैं। एक दिन पहले आपको बहुत नहीं पढ़ना है, तथ्यों का अपने दिमाग में अंबार नहीं लगाना। अच्छा, नया तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है, अब जो छूट गया वो छूट गया, जाने दीजिए। नया नहीं पढ़ना आपको कि फला किताब में जरा देख लें क्या दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो पढ़ लिया हो गया, वो पर्याप्त, चलिए निकल, नया नहीं पढ़ लेना आपको। यानी अब आप जो है पूर्ण रूप से, अच्छा इस समय सबसे बढ़िया होता है चार्ट पढ़ना। परीक्षा के एक दिन पहले अगर मान लीजिए आप अपने 8-10 घंटे का प्रयोग करना चाहते हैं, हालांकि एक दिन पहले आपको बहुत मेहनत नहीं करना होता क्योंकि कल तो आपका दिमाग लगभग करेगा वहां दिन भर, तो परीक्षा के एक दिन पहले आप हल्का फुल्का पढ़ाई करें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मान लीजिए भाई नहीं समय, हल्का फुल्का करने से काम नहीं बनना, तो ठीक है, आप एक दिन पहले चार्ट पढ़ लीजिए। आपने चार्ट बनाया है सारे पूरे जीएस के 5 पेपर का, 7 पेपर का, आप चार्ट पढ़ लीजिए। चार्ट दोहराने में तो 8-10 घंटा दोहरा जाएगा पूरा चार्ट, अब विधिवत दोहरा जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा, लेकिन तथ्य आपका 8-10 घंटे में नहीं पूरा होगा। इसीलिए तो चार्ट बनाना, सारा प्रयास वो एग्जामिनेशन हाल के 2 घंटे में होना, उसके लिए हो रहा पूरा। जो साल डेढ़ साल का परिश्रम है वो उस 2 घंटे के लिए है। तो चाहे चार्ट बनाइए, चाहे 60 नोट्स बनाइए, चाहे टेस्ट, ये सब उसी समय के लिए हो रहा है। और ये सब चीजें जो लड़का किया रहता है, आप जानते हैं क्या होता है, उसकी तैयारी इतनी ज्यादा असाधा स्तरीय हो जाती है कि आईएएस जैसी परीक्षा उसके लिए छोटी हो जाती है। यह अनुभव का विषय मैं आपको बता रहा हूं। वो केवल परीक्षा में बैठ जाए तो परीक्षा निकल जाएगी। आपकी नजर में ऐसे बहुत परीक्षार्थी होंगे जो बैठ भर जाते हैं, उनका प्रारंभिक परीक्षा निकल जाता है। ठीक है ना? हालांकि ये कोई सामान्य बात, एग्जाम्पल नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन है, उनका तैयारी इतनी स्तरीय हो चुकी है। तो ऐसे नहीं उनकी तैयारी स्तरीय, उन्होंने उतना परिश्रम किया है, वो लेवल को प्राप्त कर चुके हैं। अब आप जितनी चीजें मैं बता रहा हूं, इन सारी रणनीतियों को आप प्रयोग कर लें तो ऐसा असंभव की परीक्षा ना निकले, हर हाल में परीक्षा निकले, वो संभव बना देगा। अगर कोई कहे कि नहीं निकलेगा तो यह संभव बात हो कि नहीं निकलेगा, हर हाल में वो निकलेगा। इन सारी रणनीतियों को आप पैदा करें। एक दिन पहले आप चार्ट ठीक तैयार पढ़ें, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। और थोड़ी सा और आप कॉन्फिडेंस लेना चाहते हैं तो 1-2 घंटा आप पेपर पलट लीजिए जो पुराने वाले आईएएस के आए हैं, जो पुराने वाले पेपर हैं 8-10 साल का, कुछ मेन चीजें देख लीजिए थोड़ी सा, 1-8 घंटा, क्योंकि कल वही हल करना है, तो एक दिन पहले उसका जरा दर्शन कर लीजिए। तो हो सकता है उस दर्शन में भी आपको बहुत अच्छी चीजें मिल जाए जो कल एग्जाम में आ जाए। तो एक बार पलट लीजिए ताकि कल, देखिए एग्जामिनेशन का एक आदत बनाना है। आदत बनेगा कैसे? पहले तो आप टेस्ट पेपर हल कर रहे हैं और आप एक बार जो है उसको पलट लीजिए क्योंकि कल देना है उसको। अब आ गया वह दिन जिस दिन आप परीक्षा हाल में बैठेंगे और कलम इसे नहीं उठाएंगे कि ओएमआर सीट पर गोला बनाना है। कलम इसलिए उठाएंगे कि आपको अपना भाग्य लिखना है, आपको अपना भाग्य लिखने की क्षमता 2 घंटा में ईश्वर ने दे रखा है। प्रश्न आते ही बहुत लड़कों के हाथ पांव फूलने लगते हैं, अरे
आईएएस की परीक्षा है, आईएएस की परीक्षा है, यही शब्द बच्चों के मन में भय पैदा कर देता है और पेपर देख के वो डर जाते हैं। अरे भाई, आईएएस की यह परीक्षा हर मां के लाल ही हल करते हैं, कोई बाहरी व्यक्ति, मंगल ग्रह का आदमी नहीं इसको पूरा करता। आप भी उसी मां के पुत्र हैं, आपने भी उस मातृ शक्ति का दुग्ध पान किया है। उसके लिए कोई मंगल ग्रह वाला या ब्रह्मांड का किसी अन्य ग्रह, आकाशीय पिंड या आकाश गंगा से आया कोई व्यक्ति ये कार्य नहीं करता है। परीक्षा हाल में आप पूरी उस मातृ शक्ति का एक बार स्मरण करिए, देखिए पूरी परीक्षा ही सरल हो जाए। पूरे ताकत के साथ आप पर्चा उठाइए, कॉन्फिडेंस के साथ। बच्चा जो स्टूडेंट सामान्य रूप से लगभग सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, वो है प्रश्नों को ध्यान से नहीं पढ़ते। और मैं आपको बताऊं, बहुत सारे विद्यार्थी मैदान से बाहर इसी गलती से हो जाते हैं। ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है। प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िए, बल्कि समय दीजिए। हालांकि समय रहता नहीं है, लेकिन भाई जब सफल होना है तो हर क्षमता आपको अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। तो आप जो है उतने ही देरी में आपको सब करना है। ध्यान से पढ़ना भी है और ध्यान से हल भी करना है। आप देखेंगे अगर संभव हो तो 1-2 बार पढ़ लीजिए, 3 बार पढ़ लीजिए। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो खुद ही बता देंगे कि हम ही उत्तर हैं। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो खुद ही बता देंगे कि यही उत्तर है। आईएएस जैसी परीक्षा में बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं कोई यूटोपिया बात कर रहा हूं, ये है। आप इसको अनुमान करिएगा, मेरी इस बातों को आप परीक्षा हाल में देखिएगा जरूर। पहली बात तो विद्यार्थी डर जाता है, उसके अंदर इतनी बात सोचने की क्षमता ही नहीं रह जाती है, और वो पूरे साल भर का मेहनत जो है गुड़ गोबर करके चलाता है। नहीं, ये नहीं करना है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ 1-2 बार पढ़िए, प्रश्न को समझिए। बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपके ज्ञान के अंदर ही हैं, ज्ञान से बाहर नहीं है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप परीक्षा को हल करिए, पेपर को हल करिए, और एग्जामिनेशन हॉल से इस प्रकार निकलिए जैसे कोई योद्धा युद्ध में विजय प्राप्त करके निकलता है। प्रारंभिक परीक्षा में बैठने वाले सभी विद्यार्थियों को ढेरों शुभकामनाएं। जिस स्वप्न को उन्होंने देखा है निश्चित ही वो पूरा हो, ये हमारी शुभकामना है। सिविल सेवा की परीक्षा में हमेशा आप यह याद रखिए कि कभी भी सरल मार्ग होने का इंतजार मत करिए, सरल पथ होने का इंतजार मत करिए, क्योंकि जो सबसे महान योद्धा होता है उसकी योग्यता का परीक्षण तभी होता है जब मार्ग टेढ़े मेढ़े हो, कंकरीले पथरीले हो। और इसी मार्ग पर चलकर जब वो सफल होता है तो उसकी कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए कहा गया है, वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस मार्ग में बिखरे सूल न हो। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जब मार्ग में बिखरे सूल न हो। वह नाव क्या, नाविक कुशलता का क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जब मार्ग में बिखरे सूल न हो। वह नाव क्या, नाविक कुशलता क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। धाराओं के पक्ष में तो हर कोई नाव चला सकता है, लेकिन कुशल और योग्य नाविक वही है, क्षमतावान या सामर्थ्यवान नाविक वही है
जो प्रतिकूल धारा के विरुद्ध नाव खेदी। एक पथिक योग कुशल तब है, रबड़ जैसी मार्ग पर तो हर कोई चल लेता है, लेकिन कखरीला पथरीला पगडंडियों पर चलकर अपने मार्ग को जो तय करता है वही असली पथिक होता है। तो आपके मार्ग यही हैं और इसी को पार करके आपको सफल होना है। ढेरों शुभकामनाओं के साथ हम पुनः एक लेक्चर के साथ उपस्थित होंगे जो आपके आईएएस के मार्ग को पूर्ण रूप से सरल बनाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।